हेलो बच्चों। कल हम लोग ने यह अधिनियम पढ़ा था जिसका नाम है विकलांग जन अधिनियम 1995, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PWD। PWD जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। तो इस अधिनियम में हम लोग ने यह जाना था कि विकलांग व्यक्तियों को किस किस तरह की सुविधाएं इस अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही है। तो कल की कक्षा में हम लोग ने इस बारे में जान लिया था, और कल की कक्षा में हम लोग ने यह भी लास्ट में जाना था कि इस अधिनियम में हम लोग को कुछ अध्यायों के बारे में जानना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम अध्याय। अब जानते हैं कि प्रथम अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय प्राथमिक, इस अध्याय में 7 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह की विकलांगता वाले व्यक्तियों को यह सुविधाएं दी जाएंगी। तो उन 7 तरह की विकलांगता वाले व्यक्तियों के बारे में इस अध्याय में चर्चा किया गया है। तो जानते हैं कि पहला विकलांगता कौन सा है। तो प्रथम विकलांगता है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता जो पहली विकलांगता है वह है दृष्टिहीनता। इसका मतलब इसमें वो लोग आएंगे, वह व्यक्ति आएंगे जिनकी आँखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई है, पूरी तरीके से वो अंधे हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंदर कोई गंभीर समस्या हो, ऐसे लोगों के लिए आने वाले टाइम में गृह देने की भी योजना बनाई जा रही है। और इसके अलावा इनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था और इनके लिए उपकरण की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि यह लोग अपने रुचि वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण पाकर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें और खुद को इस योग्य बना सकें कि आने वाले टाइम में इनको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े और यह अपने जीवन को सामान्य लोगों जैसा बना सकें। इसके लिए इनको इनके रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है और उस क्षेत्र में इनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि यह जीविकोपार्जन कर सकें। तो दृष्टिहीनता मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके की आँखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है। अब जानते हैं दूसरी विकलांगता अल्पदृष्टि। दूसरी विकलांगता है अल्पदृष्टि। अल्पदृष्टि का मतलब है कि आँखों की रोशनी आंशिक रूप से गई है, पूरी तरीके से नहीं गई है। जो व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उसको पूरी तरीके से वो अंधा नहीं हुआ है, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो इस अधिनियम में ऐसे जो अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति हैं, इनके लिए भी सुविधाओं के बारे में बात किया गया है, इनके लिए भी लाभ के बारे में बात किया गया है तथा इनके लिए भी कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि यह भी खुद को किसी योग्य बना सके। जो तीसरा है वह है मानसिक विमंदिता। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा लो है। इस कारण वह सामान्य बच्चे से बहुत पिछड़ जाते हैं, हर क्षेत्र में वह उनसे पीछे रहते हैं क्योंकि वह दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। तो ऐसे बच्चे को भी इस अधिनियम के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान
की जाएंगी ताकि यह भी सामान्य बच्चे जैसा अपना जीवन व्यतीत कर सकें। चौथी विकलांगता है मानसिक बीमारी। जो चौथी विकलांगता है जिसके बारे में इस अध्याय में चर्चा किया गया वह है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी के बारे में इसका मतलब इसमें वे व्यक्ति आते हैं जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमेशा वो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और वे कहीं भी समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनको अपना कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत आता है तथा वह सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको रोजगार की सुविधा दी जाती है, उनको नौकरी में आरक्षण दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भी अब सरकारी नौकरी में कुछ प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन विकलांगता तभी मानी जाएगी जब विकलांगता का प्रतिशत 40 से ज़्यादा हो। अब 5वां है श्रवण क्षति। श्रवण क्षति इसका मतलब कान से संबंधित विकलांगता, जिसको सुनने में समस्या हो। इसमें वे विकलांग व्यक्ति आते हैं जिनको सुनने में दिक्कत होता है या उनको पूरी तरीके से वह बहरे हैं, सुन नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति को भी इस श्रेणी में रखा गया है ताकि क्योंकि ऐसे व्यक्ति भी समाज में बहुत सारी दिक्कतें झेलते हैं, उनको सामान्य जीवन जीने में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी उनको प्रशिक्षण के द्वारा इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी इस विकलांगता के साथ अपने जीवन को सामान्य लोगों जैसा बना सकें। इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इनको योग्य बनाया जाता है। फिर 6ठा है गत्यात्मक विकलांगता। छठा है गत्यात्मक विकलांगता। गत्यात्मक का मतलब होता है जो गति से संबंधित हो। तो इसमें हाथ से संबंधित जो क्रियाएं आती हैं, पैर से रिलेटेड जो क्रियाएं आती हैं, बच्चा अगर चलने में या व्यक्ति अगर चलने में वो अक्षम है, वह हाथ उसका काम नहीं कर रहा है, वह हाथ की क्रियाएं नहीं कर सकता, वह अपनी दैनिक क्रियाएं खुद से नहीं कर सकता, तो वे व्यक्ति गत्यात्मक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। जो कि सामान को उठा नहीं सकते, उनका हाथ काम नहीं करता, हाथ में कोई एनर्जी नहीं है, गति नहीं है, तो इस कारण उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर ये व्यक्ति हाथ या पैर से गति करने के योग्य नहीं है तो इनकी विकलांगता को ध्यान में रख कर ही इनको ट्रेनिंग दी जाती है और इनको ऐसे ही क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है जहां इनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ ना करना पड़े, बल्कि बैठकर कोई भी क्रिया इनको करने को दिया जा सके। तो उनको उनकी विकलांगता के आधार पर ही ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में फिर उनको उसी क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है ताकि वह अपनी उस अक्षमता या उस कमी को भूलकर खुद को सामान्य लोगों जैसा बना सके। अब जानते हैं लास्ट है कुष्ठ रोग।
यह भी विकलांगता के अंतर्गत ही आता है। कुष्ठ रोग, इसको भी विकलांगता के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि हमारे समाज में कुष्ठ रोगियों को लोग बहुत हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। उनको ये लगता है कि कुष्ठ रोगी अगर कोई हो गया तो उनसे दूरियां बना लेनी चाहिए, लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं और वह लोगों से और दूर भागना चाहते हैं। तो ऐसे सभी कुष्ठ रोगियों के लिए भी इस अधिनियम में सुविधाएं की गई हैं ताकि यह भी खुद को किसी योग्य बना सके, तथा इनके लिए भी प्रशिक्षण की सुविधा होती है। तो यह था हमारा प्रथम अध्याय। इसमें हम लोगों ने 7 तरह की विकलांगता के बारे में जाना कि हमारे समाज में किस किस तरह की विकलांगता होती है। इसके अलावा भी और भी तरह की विकलांगता होती है, लेकिन हम लोग को इस विकलांग जन अधिनियम के अंतर्गत केवल इन्हीं विकलांगता के बारे में पढ़ना था और इन्हीं विकलांग व्यक्तियों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ज़रूरत है समाज को भी जागरूक होने की कि वे भी ऐसे विकलांग व्यक्तियों को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनको मेंटली टॉर्चर ना करें, उनको परेशान ना करें, क्योंकि वह भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। अगर विकलांग व्यक्तियों को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उनको अपने बराबर ही समझें, उनको भी हम अपने बराबर का सम्मान दें, क्योंकि हमारे संविधान में भी ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए भी वही सारे अधिकार हैं जो अधिकार एक सामान्य व्यक्ति के लिए निर्धारित हैं। तो विकलांग व्यक्ति किसी से कम नहीं होता, बस उसकी कुछ अक्षमता, कुछ कमी के कारण ही वह सामान्य लोगों जैसी कुछ क्रियाएं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों में कुछ न कुछ विशेष योग्यता होती है, जिसके कारण यह सामान्य से भी ज़्यादा विशेषता वाले होते हैं। तो चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वह विकलांग व्यक्ति हो, सभी सम्मान पाने के हकदार हैं। तो उनको भी अपने बराबर ही समझना चाहिए और अपने बराबर ही सम्मान देना चाहिए।